अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर शहनाज। आज से हम इंग्लिश की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और इस साल हमने लास्ट ईयर की तरह 2 बुक्स पढ़नी है, जिसमें बुक 2 और गुड बाय मिस्टर चिप्स शामिल है। अभी हम शुरू करेंगे, इब्तिदा अपनी क्लासेस की करेंगे बुक 2 से। बुक 2 जो कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। इनको हम एसेस कहते हैं और इसी बुक का बुक 2 का पार्ट 2 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जिनको हम हीरोज़ कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर द डाइंग सन। इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगी कि इसमें क्या है। इसके राइटर सर जेम्स जेन्स हैं, वो किस बारे में हमें बताते हैं। आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे। द डाइंग सन सर जेम्स जेन्स ने लिखा है। इसमें वो हमें ये एक इन्फॉर्मेटिव ऐसे है, एक साइंटिफिक ऐसे है, जिसमें वो हमें बताते हैं कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड रीजंस के साथ बताते हैं कि हमारी ज़मीन के अलावा और कौन कौन से हेवनली बॉडीज़ मौजूद हैं। ज़मीन का किस तरह से वजूद में आई, सितारे और सैयारे कितने ज़्यादा हैं, उसमें ज़मीन के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं। और सबसे पहले हम इसके नाम को देख लेते हैं, द डाइंग सन। डाइंग सन सर जेम्स जेन ने इस ऐसे को नाम दिया है, यानी मरता हुआ सूरज, या हम कह सकते हैं सर्द होता हुआ सूरज। ये नाम उन्होंने इसलिए दिया है कि उनके ख़्याल में वक्त गुजरने के साथ साथ सूरज के अंदर जो गैसेस और लिक्विड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, और इस वजह से ये सूरज जो है अपनी हिद्दत, अपनी हरारत, अपनी गर्मी को खो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए वो उसको मरता हुआ सूरज या डाइंग सन का नाम देते हैं। तो मैं आपके साथ, क्योंकि हमने इस साल पिछले साल की तरह ट्रांसलेशन तैयार नहीं करनी है, तो हम इसको जर्नल इसका रिव्यू लेंगे और उसके बाद फिर आप इसको ख़ुद से तैयार किया करेंगे। तो हम इसको पैराग्राफ वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तमाम चैप्टर्स, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे कि एक पैराग्राफ में क्या आइडिया डिस्कस हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें उन्होंने ज़मीन का और दूसरे सितारों और का कंपैरिजन करके हमें बताया है कि उनका साइज़ कितना बड़ा है, और स्टार्स के साथ ज़मीन का कंपैरिजन करके कि उनका साइज़ कितना है और इनकी तादाद कितनी ज़्यादा है। स्टार्स की तादाद के बारे में वो कहते हैं कि इनका टोटल जो है, अगर हम देखें तो ये इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है जैसे कि रेत के ज़र्रे हों, उससे भी शायद ज़्यादा। और जहाँ तक साइज़ की बात है कि जो कायनात में स्टार्स मौजूद हैं उनके साइज़ के बारे में वो कहते हैं कि अगर हमारी ज़मीन जैसी सैकड़ों ज़मीनें एक सितारे में समा जाएं तब भी जगह बाकी होगी, और कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीन जैसी हज़ारों ज़मीनें उसमें समा जाएं, लेकिन फिर भी जगह होगी, उसमें फिर भी स्पेस बाकी होगी। तो इस तरह से वो हमें बताते हैं इस ज़मीन और सितारों के कंपैरिजन करते हुए कि स्टार्स की तादाद कितनी ज़्यादा है और वो साइज़ में कितने बड़े हैं। इस कंपैरिजन से हमें एहसास होता है कि ये कायनात कितनी बड़ी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वो हमें बताते हैं कि इस कायनात की वसअत कितनी ज़्यादा है, ये कायनात कितनी बड़ी है। फिर वो इन्हीं स्टार्स के कंपैरिजन को लेके आगे चलते हैं कि ये स्टार्स जो इतने ज़्यादा हैं कायनात में, इस यूनिवर्स में, और वो बहुत कम एक दूसरे के पास आते हैं। सब अपने अपने दायरों में तैर रहे हैं, सब अपने अपने दायरों में चल रहे हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक सितारा दूसरे सितारे के पास आ जाए। और ऐसा बहुत ही कम होता है, शायद ही कभी ऐसा होता है कि कोई एक सितारा दूसरे के करीब आ जाए। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि सितारे जो हैं वो शिप्स हैं और ये कायनात एक जो यूनिवर्स है ये एक समंदर है, तो जो करीब तरीन सितारा है वो भी कम से कम मिलियंस माइल्स पे होगा, अपने दूसरे करीब तरीन सितारे से कोई 10 लाख मील के फासले पे ये सितारा होगा। तो इस तरह से कायनात की वसअतों को वो हमारे साथ बयान कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बहरहाल ये जो बात है कि एक सितारा कभी दूसरे के पास नहीं आता, कभी भी वो एक दूसरे से टकराते नहीं है, ऐसा रियर इवेंट बहरहाल हुआ। और ये कोई 2 अरब साल पहले 2000 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है वाक़या हुआ कि एक सितारा अपने सर्कल में घूमता घूमता कहीं दूसरे सितारे के पास आ गया, और वो सितारा हमारा सूरज था। कि एक सितारा अपनी गर्दिश में घूमते घूमते हमारे सूरज के पास आया, और उसके पास आने से उस पर लहरें उठी, वेव्स बनी। उसकी पुल ने सूरज की सतह के ऊपर उसको खींचने से उसके पुल के साथ टाइड्स जो क्रिएट हुई वो इतनी बड़ी हो गई। तो सूरज की अपनी बहुत बड़ी
बहुत बड़ा साइज़ था, और उस पास आने वाला, उस पास से गुजरने वाला सितारा उससे भी बड़ा था, जिसने कि उसके ऊपर अपनी कशिश के साथ लहरें पैदा की, और ये लहरें एक पहाड़ की सूरत इख्तियार कर गई। और वो सितारा अपने इस दायरे में हरकत करते हुए, अपनी इस गर्दिश को जारी रखते हुए जब पास से गुजरा, तो इस टाइडल पुल की वजह से वो पहाड़ जो सूरज की सतह पे नमूदार हुआ था वो टूट गया, वो टुकड़ों में बिखर गया, और वो टुकड़े फिर सूरज के गिर्द घूमने लग गए। अब सूरज के गिर्द घूमते हुए ये जो टुकड़े थे, जिनको हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, हम इनको सैयारे कहते हैं, अब वो उसके गिर्द घूमने लग गए। सूरज क्योंकि एक आग का गोला है, एक बर्निंग बॉल था, तो ये जो जब शुरू में ये सितारे सैयारे जो टूटे हैं, सूरज के ये हिस्से जो उससे टूट के उसके गिर्द गर्दिश करने लगे, वो बर्निंग बॉल्स थे, वो बहुत ज़्यादा गर्म थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जितना कोई हिस्सा इसका जो टूट के बिखरा, जितना दूर गया, वो उतना ही सर्द होता चला गया। यहाँ तक कि इसमें सबसे दूर वाले जो सैयारे थे वो बिल्कुल मुंजमद हो गए, और जो करीब हैं, जिनको हम जानते हैं जैसा कि मरकरी, जैसा कि वीनस, तो उन पे हिद्दत मौजूद थी, उन पे हरारत मौजूद थी, और ये हरारत सूरज की जो है रेडिएशन से उन पे मौजूद है। उनकी अपनी कोई वार्मथ नहीं है, उनकी अपनी कोई गर्मी नहीं है, ये सारी गर्मी सूरज की वजह से है। और फिर होते होते यूँ हुआ कि इनमें से एक ये जो ठंडे हो रहे थे टुकड़े, ये जो सूरज के हिस्से से टूट के बिखरे थे, ये आहिस्ता आहिस्ता जब ठंडा होना शुरू हुए, तो उसमें से एक प्लैनेट पे, जिसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। फिर जेम्स जेम्स कहते हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई नहीं पता, वो नहीं जानते कब कैसे हुई, वो ये बात नहीं जानते। बहरहाल ये है कि जब ज़िंदगी की इब्तिदा हुई तो वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, सादा सी ज़िंदगी थी, यूनिसेलुलर ज़िंदगी थी, यक खलवी जानदार शायद पैदा हुए, ये उनका मफरूज़ा है, ये उनकी असम्पशन है कि ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होती चली गई, ज़िंदगी यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर होती चली गई, यहाँ तक कि इस कायनात में अशरफुल मखलूक़ात इंसान की तख्लीक हुई। और यहाँ तक कि इंसान जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अल्लाह ताला की कायनात, इस बनाई हुई कायनात में, उसकी मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात इंसान को कहा है। तो ये इसमें ना सिर्फ ये था कि वो यूनिसेलुलर्स जब ज़िंदगी की इब्तिदा हुई, जब सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हुई, तो वो ख़त्म होने से पहले, जैसा कि साइंस के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपने आप को 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 2 हिस्सों में तकसीम होकर रिप्रोडक्शन कर लेते। तो ये रिप्रोडक्शन हर जो है सेलुलर्स के साथ, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर में ये खसूसियत मौजूद थी। लेकिन इंसान में, इंसान होने की वजह से, अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से, उसके अंदर रिप्रोडक्शन के अलावा भी खसूसियात थी। वो ये थी कि उसमें सेंस ऑफ ब्यूटी, उसमें एहसासात थे, उसमें जज्बात थे, और सबसे बढ़ के उसमें एक मज़हब का कॉन्सेप्ट मौजूद था, रिलीजन का कॉन्सेप्ट मौजूद था, उसमें उसकी होप्स थी, उसकी डिज़ायर्स थी, और इन सब के मिलने से इंसान का जो है हाईएस्ट जो पीक है इस तख्लीक़ात की कायनात में, इंसान, तो उसका वजूद पैदा हुआ इस तरह से। उसके बाद आगे चलते हुए वो कहते हैं कि कायनात इतनी बड़ी है, नेक्स्ट अगर हम पैराग्राफ में चलें, कि हमें खौफज़दा करती है। हमारी ज़मीन जो है वो इतनी छोटी सी है, इस कंपैरिजन के साथ देखते हुए कि इतनी छोटी सी है कि अगर हम इस पे खड़े होकर अपने आप को देखें, इसको डिस्कवर करें, तो हमें पहली फीलिंग जो आती है वो खौफ की आती है। और इस खौफ की क्यों फीलिंग्स आती हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ रीज़न्स दी हैं, वजह बताई हैं, कि वो कहते हैं कि हमारे फ़ियर की वजह, हमारे खौफ की वजह, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं कि एक सितारा दूसरे सितारे से, एक सैयारा दूसरे सैयारे से इतना दूर है, ये इतने इतने बड़े फ़ासले हैं कि इन फासलों की वजह से खौफ महसूस होता है। फिर वो कहते हैं कि कायनात की तख्लीक कब हुई, वक्त का फैलाव वो इतना ज़्यादा है कि उस फैलाव को कि हमें नहीं मालूम कि कब इंसान का वजूद आया, हमें नहीं मालूम कि कायनात कब तख्लीक हुई, कैसे तख्लीक हुई, तो वक्त के इस फैलाव से इंसान को खौफ आता है। और फिर अगर उसमें कंपैरिजन में जब देखते हैं कि कायनात के साथ इंसान का कंपैरिजन किया जाए कि इंसान का वजूद कब आया, तो हमारी तारीख़ कल की तारीख़ महसूस होती है, जैसे ये कल की बात हो और कायनात बहुत
कदीम हो। तो इस कंपैरिजन से हमें खौफ आता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें अपनी इस एक्सट्रीम लोनलीनेस से, कि और कहीं ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं नज़र आता, पूरी कायनात में लगता ही नहीं है कि ज़िंदगी कहीं मौजूद है, इससे हमें खौफ महसूस होता है। और फिर उसके बाद अपनी ज़मीन के छोटाई की वजह से, स्मॉलनेस की वजह से, इसकी लिटलनेस की वजह से हमें खौफ महसूस होता है कि हमारी ज़मीन इस कायनात में रेत के एक ज़र्रे का भी कोई लाखवां हिस्सा होगी। तो हमारी ज़मीन इस कायनात के मुकाबले में इतनी छोटी है, इस चीज़ से हमें खौफ महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बयान करते हुए कहते हैं कि ये हमें जो है खौफ इस चीज़ से महसूस होता है। कायनात पे अगर हम गौर करें तो ये चीज़ें जो हमें खौफ ज़दा करती हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसी और कहीं ज़िंदगी नहीं है। इस पूरे निज़ाम शमसी में लगता ही नहीं है कि कहीं ज़िंदगी का वजूद है, या रब्बे कायनात ने, या इसके खालिक ने, इसके क्रिएटर ने कहीं ज़िंदगी का वजूद जो है इसके बारे में भी सोचा होगा कि कहीं और भी ज़िंदगी है या नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इंसान को खौफ महसूस होता है। और फिर वो कहते हैं कि इन तमाम कैलकुलेशंस को अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसा पॉसिबल है पूरी कायनात में कि कहीं ज़िंदगी वजूद पा सके, कहीं वो ज़िंदगी पनप सके, क्योंकि इसके लिए कुछ ख़ास कंडीशंस की ज़रूरत होती है। और वो ख़ास कंडीशंस क्या हैं? वो हैं कि हमें इसके लिए एक सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशन चाहिए है, और वो है टेम्परेचर। ऐसा दर्जा हरारत जिस पे ना तो ज़िंदगी मुंजमद हो जाए, ना ही ज़िंदगी खौल उठे, ना ही बर्न कर जाए, कि सूरज के जितना पास होते जाएंगे हमारी ज़िंदगी, कोई भी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी, हम खाकस्तर हो जाएंगे। और अगर इससे ज़रा कम होता है, इस कायनात में हम थोड़ा सा उस हरारत से दूर हो जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी, सब कुछ ठठर के रह जाएगा। तो ऐसी बेल्ट्स जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद हो ये बहुत ही कम है। और एट द एंड, आखिर में वो हमें इसका एंड करते हुए कहते हैं कि शायद ये एक बहुत ही कम ऐसा है कि कायनात में इंसान का वजूद किसी और हमारी जैसी मखलूक का, हमारी जैसी लाइफ का कहीं भी कहीं मौजूद हो, क्योंकि कायनात का ज़्यादातर हिस्सा या तो बहुत सर्द है या बहुत गर्म है, और उसमें नॉर्मल जो टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, वो बहुत ही कम है, जिसको हम लाइफ बेल्ट्स कह सकते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है, ज़िंदगी एग्जिस्ट करेगी। तो ये था आज के आपके चैप्टर का ऑलमोस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इसमें आपने क्या पढ़ना है। थोड़ा सा मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट कर दिया है, बाकी आप अपनी बुक्स खोलेंगे, जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, आप उसको दोबारा रीड करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको इसके साथ दोबारा से एनालिसिस इसका करूँगी, और फिर हम बताएंगे, मैं आपको बताऊँगी कि आगे आपने इसको कैसे तैयार करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, कीप इन टच विद योर बुक्स, इस वक्त को ज़ाया नहीं करें और इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफिज़।